जय हिंद फ्रेंड्स, पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की सारी डिटेलिंग आपको दी जाएगी, जिसमें एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन सारा का अमलगमेशंस आपको एक जगह पर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस और देखेंगे यहाँ पे कि आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूपीएससी प्री का, प्रीलिम्स का, उसका क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस ये कह रहा है कि वाई इज़ देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे क्या कंसर्न है, इसको रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे में रिलीज लीथल। तो यहाँ पे लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट ये बोल रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक पॉइजनस गैस है, ये बोल रहा है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कॉपर जो है स्लैग है कैन कॉज लीचिंग अप सम हैवी मेटल इनटू इन्वायरमेंट, ये बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में दिया है 1 और 2, दूसरे में दिया है 2 और 3, तीसरे में दिया है 1 और 3, डी में दिया है 1, 2 और 3। तो कौन सा राइट आंसर है, यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें प्रैक्टिस में रहें, याद रहें। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है वो है व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस ने भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखे हैं, तो इसलिए इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसके बारे में भी ज़रूरी है जो कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आया है। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट, कार्बन कैप्चर्ड बाई ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तीसरा जो बोल रहा है कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस, और चौथा जो बोल रहा है कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है और लिखना है। इसकी सारी डिटेलिंग कल आपको दी जाएगी, इसलिए इसको आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखें, तभी आपको यहाँ पे लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस करता है और उस प्रोसेसिंग को और क्विक बनाता है। तो जो भी आप एग्ज़ाम सेशंस में बैठते हैं आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है। जैसे ही आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं आपकी माइंड प्रोसेस करना ऑटोमेटिक शुरू कर देती है। तो इस प्रैक्टिस में ज़रूर आएँ और क्वेश्चंस को डील करना बिल्कुल नहीं भूलें। आगे देखते हैं, नेशनल पार्क है, एक स्टेट का नेशनल पार्क पर डे यहाँ पे देता हूँ मैं। तो ये है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वंस्थाली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क कौन से स्टेट के हैं आपको कमेंट सेक्शंस में इनके नाम देने हैं। इसकी डिटेलिंग भी आपको कल दी जाएगी। चलिए पीआईबी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला मीटिंग चली है इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की, वो यहाँ पे दिल्ली में हुई है। तो ये किसके रिगार्डिंग है ये मीटिंग, तो ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के रूप में यहाँ पे चलेगी और ये फूड के चीज़ों को लेके यहाँ पे डिस्कशंस होंगी और इसकी क्या पोटेंशियल्स है, कोलाबोरेशंस करके हम कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे याद रहे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग, यहाँ पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बोर्ड यहाँ पे 16 मई को यहाँ पे न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 यहाँ पे ये आने वाली है जो इसके साथ कोलैबोरेट होगी और देखते हैं इसकी क्या चीज़ें आगे निकल के आती हैं, वो आपको कवर करी जाएगी। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ें निकलती हैं, सेकेंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस वर्किंग ग्रुप DRRWG G20 की, वो हेल्ड करी गई है कहाँ पे, मुंबई में। और मुंबई में इसकी हेल्ड करने की डेट सुनिश्चित करी गई है, वो क्या है 23-25 को यहाँ पे मई में फिक्स करी गई है। तो ये डिजास्टर रिस्क के लिए कौन सा है, मुंबई, याद रखिएगा। छोटे क्वेश्चंस कभी भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा आ रहा है जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, तो ये कनेक्ट करेगा 7 हिस्टोरिक टेम्पल। तो 7 हिस्टोरिक टेम्पल को कवर करेगा, स्पेशली ये आसाम को रिलेट करके सागरमाला यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कामाख्या, पांडुनाथ,
अश्वक्लांता, देवगोविंदा, उमानंदा, चक्रेश्वर, अनूति सत्रा, ये सारे गुवाहाटी में हैं और इन चीज़ों को ये कवर करेगा। और सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी भी रूप से रिवराइन हो और ओशियंस हो, इस चीज़ों को ये कनेक्ट करने की, रोड से कनेक्टिविटी अच्छी करने की बातें बोलता है। तो यहाँ पे टेम्पल को वाटरवे से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं, जो एक अच्छी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आपसे पूछ लूँगा मैं यहाँ पे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी करेंटली कौन है, तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, इसलिए ये चीज़ें आप ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे ट्रॉफी दी गई है, अपने नेशनल्स जो भी अवार्ड होते हैं उनको दी गई है। तो यहाँ पे इंडियन शूटर हैं अंजुम मोदगिल, तो उनको अर्जुना अवार्ड मिला है। और हॉकी के कोच सरपाल सिंह हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और फैमिली मेंबर ऑफ लेट टेनिस कोच नरेश कुमार, तो इनका स्वर्गवास हो चुका है, इनके फैमिली मेंबर को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेंबर को जो मिला है नरेश कुमार के नाम पे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2 लोगों को मिला है, अर्जुना अवार्ड अंजुम को मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इसकी महत्वता को समझिए और याद रखिए। दूसरी चीज़ें हैं वो वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट बदल रहे हैं उसके ऊपर वार्निंग आई है, और क्या है उसकी डिटेलिंग को हम इस एडिटोरियल के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। आपको लंबे समय तक याद रहेगा अगर एक बार आप लिख लेते हैं तो। ये एक एनुअल अपडेट इशू किया हुआ है कि जो टेम्परेचर है जिसको हम लोग फिक्स किए थे वो अपने एक फिक्स सिचुएशन से कहीं ना कहीं आगे जाता हुआ दिख रहा है अगले डिकेड तक, जो कि सही बात नहीं है। तो ये WMO ने इस पे अपना एनुअल रिपोर्ट अपडेट यहाँ पे जारी किया है। तो N1 मीन ग्लोबल नियर सरफेस टेम्परेचर जो ईच ईयर यहाँ पे रखी गई है 2023 एंड 27 से, वो 1.1 से लेके 1.8 डिग्री सेल्सियस हायर रहने का अनुमान है। किसके तुलना में 1815 और 1900 के आसपास, ये जो इंडस्ट्रियल एरा थी इसको लेके यहाँ पे 1.1 से 1.8 डिग्री सेल्सियस हायर रहने का अनुमान यहाँ पे बताया गया है। चांसेस की इसके बात करें तो ग्लोबल जो है सरफेस टेम्परेचर भी एक्सीड कर रही है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग जो आपको पहले अभी बताया प्री इंडस्ट्रियल लेवल की हम लोगों की यहाँ पे लेवल थी कि इतने सेल्सियस तक ही अपने इन्वायरमेंट टेम्परेचर को, हमें ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, बढ़ने नहीं देना है। लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस थ्रेशोल्ड की बात करें जो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखी गई है, IPCC क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बार बार ये बातें बोलता है कि हमको इसको किसी न किसी रूप से अचीव करना है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं अगर अवॉइड करना है डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को और ग्लोबल वार्मिंग को, तो हमको इसके अंदर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम निकल के आ रही है आपके सामने। तो वर्ल्ड के लीडर यहाँ पे क्लाइमेट समिट पे एग्रीमेंट भी हुए हैं और कुछ इस पे अपने विचार भी प्रकट किए हैं कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वह एक रूबिकॉन स्टेज में, एक ऐसे स्टेज से चल रहा है कि जिसे हम लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या खतरे की बातें बोली जा रही हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है एंड ऑफ द सेंचुरी, तो हमें बहुत सारी करंट प्रॉब्लम से हमको गुजरनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं क्लाइमेट डिजास्टर से भी गुजरनी पड़ेगी। तो इस पॉलिसी को कैसे हम लोग लेकर चलें और कैसे इसको डील करें, इसी के बारे में यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। आगे देखते हैं, WMO जो है यहाँ पे बात कर रहा है कि 2023 से 2027 के बीच में सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे करा गया है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द ईयर। तो ये चीज़ें हैं, और एक्सीड कर रहा है क्या, 14.84 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया गया है 2016 में, जो कि 0.07% वार्मर है आपके प्रीवियस रिकॉर्ड से। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है। देखिए जब ग्लोबल की बातें बोली जाती हैं तो पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस ही बहुत बड़ा आंकड़ा
हो जाता है। तो ये जो चीज़ें डिफरेंसेस आएंगे कहीं ना कहीं आपको डिजेस्टर लाती हुई दिखेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखेगी। अगर किसी प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप सचेत रहिए, आप समुद्र से तूफानें आने वाली हैं, ड्रॉट आने वाले हैं, फेमाइंस आने वाले हैं, फ्लड आने वाले हैं। तो ये क्लाइमेट डिजेस्टर आने वाले हैं, डिसर्टिफिकेशंस आने वाले हैं, फायर जंगलों में लगने वाले हैं, जिसके कारण आप हर प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करते हुए नज़र आएंगे हम लोग। यहाँ पे एनसो की बात करी जा रही है जिसे एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस बोला गया। इसको मैं पिछली वीडियो में एल नीनो को बताया था, आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। तो ये वही चीज़ें हैं एल नीनो जो आपकी कौन सी आपकी साउथ अमेरिका से जो किनारा है उसका पेरुवियन रीजन के आसपास का, वहाँ का जो ठंडा पानी है वो रिप्लेस हो जाता है ऑस्ट्रेलियन करंट से और इक्वेटोरियल करंट से, वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। वहाँ पे गर्म ओशियंस वहाँ पे पनप जाते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर की वेरिएशंस होती है और इसे अल नीनो का इफेक्ट बोला जाता है। और अल नीनो आता है तो आपके भारत में बहुत सारा ड्रॉट, फेमाइंस, फ्लड, डिजेस्टर्स लेके आता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो 24 तक बातें, इसकी 23-24 तक यही बातें बोली गई हैं कि यह एक पॉजिटिव के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव इस चीज़ को डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं डिजेस्टर आने वाला है, कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाला है यहाँ पे। उसके बारे में यहाँ पे बातें बोली गई हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अलग होगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोली जा रही हैं। अल नीनो विल कंबाइन विद द ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट, जो कि ह्यूमन जो है जिसको अल नीनो को लाने में बहुत हद तक अपनी सहभागिता दे रहा है, ना कि नेचुरल। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुश करेगी ग्लोबल टेम्परेचर को एक अलग तरीके से और लेके आएंगी। यहाँ पे WMO की सेक्रेटरी यहाँ पे पेट्टारी टालस जो है कह रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बोली हैं कि जो ओशियंस रहेगा वो और भी ज़्यादा गर्म होने की संभावना है और स्ट्रॉन्गर साइक्लोन जो कि आपको बताया आने की संभावना है। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो साइक्लोन मोचा को हम कंसीडर करते हैं। साइक्लोन मोचा आपसे पूछ लेता है अगर ये किस प्रकार का साइक्लोन है, एक्सट्रीम था, सीवियर था, सुपर साइक्लोन था, तो यह याद रहे सुपर साइक्लोन था। ये एक्सट्रीम पहले बोला गया लेकिन बाद में और ज़्यादा इसको सीवियर बता दिया गया, इसलिए ये सुपर साइक्लोन है। इसकी स्पीड लगभग 220 km के आसपास है और लैंडफॉल स्पीड 190 के आसपास आंकी गई है। तो ये साइक्लोन रिसेंटली आपके बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए म्यांमार को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो तूफान थी वो अपना और भी रुद्र रूप लेती हुई नज़र आ रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये चीज़ें जो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ वो रिसेंटली यहाँ पे प्रूफ के साथ यहाँ पे एडिटर दे रहे हैं। तो इसकी महत्वता को हमें समझनी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं अच्छे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इसको डील कर सकते हैं। अन्यथा अदरवाइज हम इसको अपने जीवन में तो प्रॉब्लम लाएंगे ही लाएंगे, जो आने वाली जनरेशन्स है उसको भी कहीं ना कहीं इस चपेटे में लाते हुए नज़र आएंगे। WMO की अपडेट्स की बात करी जाए तो ये स्पेसिफिक जो इनपुट है इंडिया के लिए वो ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रेन पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है, जो कि एक चैलेंजिंग बात है। और कैसे इंडिया इसको डील करता है वो भी एक देखने वाली बात है। हालांकि ग्लोबल क्लाइमेट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा ये बदलती हुई नज़र आ रही है, कोई भी कंट्री इस पे सही प्रकार से एक्शंस लेने को तैयार नहीं है। और जो वेदर कंडीशंस हैं भारत की वह किस पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं क्रॉप कंडीशंस, आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी मानसून पे डिपेंड है। साउथ वेस्ट वाली जो मानसून आती है वो उस पर डिपेंड है। तो इसको कैसे हम डील करेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर को, जो कि हम डिपेंडेंट हैं किस पे, मानसून पे, वही बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है, आगे जो चीज़ें निकल के आएंगी इस डीलिंग में वो चीज़ें हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं नया एडिटोरियल क्या है। तो इंडिया का डिप्लोमेटिक टेस्ट और स्किल अभी चेक किया जाएगा और डिप्लोमेटिक कैसे डिप्लोमेसी हम लोगों की चल रही है वो भी चेक करने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो सारी की सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में आपको
इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके यहाँ पे दी जा रही है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहाँ कहाँ पे विजिट होने वाला है, किस कंट्री में विजिट होने वाला है, इम्पॉर्टेंट विजिट, और उसके क्या इम्पैक्ट निकलेंगे, क्या प्रभाव निकलेंगे, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 1 वीक की लॉन्ग जर्नी के लिए कहाँ पे, जापान, पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जाने वाले हैं। तो ये तीनों एक ही जोन के आसपास में पड़ जाता है, जो कि आपको लोकेशंस मैं अगर दिखाऊं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पड़ेगी। तो ये रीजन में आपका विजिट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये आपका जापान हो गया, ये पपुआ न्यू गिनी हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो सेकेंड, हाँ, तो जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से डिप्लोमेसी हम लोगों की आगे चलने वाली है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसकी डिप्लोमेसी को हम समझेंगे और देखेंगे। तो डिप्लोमेसी यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, तो एक सब्सटेंटिव ग्लोबल इशू क्या निकल के आएगी और इसको कैसे हम डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली जो G7 की मीटिंग होने वाली है जापान में, वहाँ पे ये आमंत्रित हैं, वहाँ पे जा रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे कैसे हम इस सब चीज़ को डील करेंगे। याद रहे आपको, अभी क्वाड जो समिट होने वाली थी वो भी कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी गई है, ये याद रहे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्वाड समिट होने वाली थी, जिसमें क्वाड में कितने कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ये समिट कब बनाई गई थी, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसकी जो मीटिंग बनाई गई थी वो डिफेंस को लेके और कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने के लिए भी ये क्वाड बनाई गई थी। तो जो पैसिफिक ओशियंस में बहुत सारे अतिक्रमण कर रहा है, अपनी चीज़ों को लेके आगे आ रहा है, उसको यहाँ पे डील करने के लिए एक ग्रुप बनाई गई थी जिसे क्वाड बोला गया है। तो यूएस की प्रेसिडेंट जो हैं, जो बिडेन साहब, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने ही कंट्री में प्रॉब्लम में यहाँ पे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण इसको कैंसिल किया गया है। और ये क्वाड के लीडर यहाँ पे G7 में कहीं ना कहीं एक मीटिंग करते हुए नज़र आएंगे। तो इस पे देखते हैं क्या चीज़ें निकलती हैं। जापान में जब मीटिंग होगी इसकी G7 की, तो देखते हैं क्या होगा। ध्यान रहे, अगर पूछ दे जापान में कहाँ होगा तो ये चीज़ें याद रहना चाहिए आपको, हिरोशिमा में इसकी मीटिंग होने वाली है। हिरोशिमा एक बहुत फेमस, वर्ल्ड में जाना पहचाना जगह है जहाँ पे इसकी मीटिंग होने वाली है। और यहाँ पे बम्बार्डिंग भी करी गई थी, याद रहे, यूएस के द्वारा। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बार्डिंग करी गई थी, जिसे फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है उस बम को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, और जो कोलिशंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी बातें बोली जा रही हैं कि इंडो पैसिफिक में कैसे रिलेशंस रह सकते हैं और जो कोलिशन डेमोक्रेसी है वो कैसे आगे चल सकती है। तो यहाँ पे मोदी और वाशिंगटन मतलब यूएस कैसे जून में इस सब चीज़ के बारे में अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे, वो भी एक देखने योग्य बातें होंगी, जो कि यहाँ पे जून में यहाँ पे मोदी वाशिंगटन में विजिट करने वाले हैं। और देखते हैं इसको किस प्रकार से डील करेंगे। तो मोदी का जो जून में विजिटिंग होगा वो यूएस में होगा। और एक रेयर ऑनर की भी बात बोली गई है कि ऐसा ऑनर यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे जो दिया जा रहा है, इनमें से भारत के प्रेसिडेंट को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1963 में प्राप्त हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को 2009 में प्राप्त हो चुकी है। अगला जो नंबर है आपके मोदी जी का यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं एक ऑनर के रूप में यहाँ पे देखी जा रही हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि मोदी विल नीड टू पिवोट द अपोजिंग कोलिशंस पावर। तो जो भी अपोजिंग कोलिशंस पावर है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए संघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, तो SCO जो है इसका समिट जुलाई 3-4 के आसपास यहाँ पे होने वाला है इंडिया में, और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है SCO की मीटिंग को, इस बार याद रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग कैसे डील करेंगे, जो भी कंट्रीज़ के मेंबर आएंगे उनको हम कैसे डील करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि SCO के कितने कंट्री हैं। तो आप देख सकते हैं SCO में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया,
तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ध्यान रहे इंडिया और पाकिस्तान 2017 में दोनों एक साथ ऐड किए गए थे, तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। और ये कहाँ पे, अस्ताना के मीटिंग में इनको ऐड किया गया था, तो ये चीज़ें याद रहना चाहिए। ऑब्जर्वर स्टेटस अभी अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया और कहीं ना कहीं म्यांमार को भी यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, तो म्यांमार इसमें ऐड किया गया है, ये चीज़ें याद रहना चाहिए। इन 8 में से अभी एक और +1 होने वाला है, वो कौन सी कंट्री है आप कमेंट सेक्शंस में, चलिए मैं बता देता हूँ, उसको ईरान है, रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो इसको ऐड करने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, तो रिपब्लिक ऑफ ईरान को ऐड करने की बातें बोली जा रही हैं। शायद इसी होस्टिंग इंडिया के द्वारा इसको लीगल दर्जा दे दिया जाएगा, इसको मेंबर स्टेट में काउंट करने लगा जाएगा। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसे निकल के आती हैं। आगे जो बातें बोली जा रही हैं कि जो एससीओ की मीटिंग होगी उसमें कैसे हम डील करेंगे। चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के भी शहबाज शरीफ, तो इन लोगों को हम डील करके कैसे निकलेंगे, कैसे इन लोगों से आपसी चीज़ें होंगी और जो जियो पॉलिटिक्स होगी वो कैसे डेवलप होकर आगे बढ़ेगी, ये सब चीज़ देखने योग्य बातें होंगी। तो जो कंपोजिशन है एससीओ की वो मैं आपको दिखाया, और एक ऑब्जर्वर के रूप में म्यांमार को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडक्ट करने की भी बातें बोली जा रही हैं और इसको जोड़ने की भी बातें बोली जा रही हैं। तो म्यांमार यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में अगर आता है तो इसको कैसे हम अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को डील करेंगे, वो भी हमारे लिए डिप्लोमेटिक एक चैलेंज के रूप में निकलेगा। ध्यान रहे अगर म्यांमार की हम बातें बोलें तो म्यांमार जो है आपका कहीं ना कहीं एक मिलिट्री रूल के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, जुंता गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है। अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी आई है तो जुंता गवर्नमेंट को ज़्यादा सीटें नहीं है, वोट ज़्यादा नहीं मिला है, तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ज़्यादा वोटें मिली हैं, लेकिन फिर भी अभी सत्ता ये वहाँ के मिलिट्री देते हैं तब तो कुछ बातें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे जो मिलिट्री है म्यांमार की वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होती नज़र आती है चाइनीज़ पे, और चाइना वहाँ पहुँच के अपनी डील करता रह रहा है। तो इसलिए इंडिया को अटेंटिव होने की भी ज़रूरत है, ये सारी डिटेलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये एक चैलेंज होगा कैसे इंडिया म्यांमार से डील करता है, एससीओ मेंबर से डील करता है, G20 मेंबर से भी डील करता है, G7 मेंबर से डील करता है, और कैसे एक पीस फुल इकोनॉमी के रूप में डेवलप करता है। तो ये चैलेंजिंग है, अपने स्किल की टेस्टिंग भी है, इसी की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। बात करें अगर एससीओ की तो यहाँ पे निकल के आती है कि वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशंस यही इसी जोन में है जो रिप्रेजेंट करती है, और हमारी जीडीपी ग्रोथ और एनर्जी रिजर्व भी इसी जोन में पड़ती है। तो इंडिया का जो एक कंफर्ट है और कॉमन स्टैंड है अगेंस्ट यूनिलेटरल सैंक्शंस, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, और रसिया का जो पोजीशंस है चाइना के साथ, और रसिया का जो पोजीशन है इंडिया के साथ, इसको हम ट्राइपार्टाइट सिस्टम को कैसे डील करेंगे। सपोज अगर इंडिया और चाइना में युद्ध होता है, वार होता है, तो क्या रसिया हमें आएगा सपोर्ट करने। इस स्टैंड पे भी इंडिया को कहीं ना कहीं बातें करनी चाहिए। क्या चाइना अगर वार करता है तो रसिया हमें किस हद तक सपोर्ट कर सकता है, या फिर चाइना अगर रसिया को बोले कि आप कहीं ना कहीं आर्म्स इम्यूनिशंस का एक्सपोर्ट रोकिए, तो किस हद तक ये चीज़ें इंडिया को प्रभावित कर सकती है, इसी के लिए ये चीज़ें बोली गई हैं। अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर की एससीओ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग गोवा में हुई है कुछ ही महीने पहले, तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है और एक सब्सटेंशियल मल्टीलेटरल आउटकम निकला है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखते हैं ये जो मीटिंग चल रही है किस हद तक आगे निकल के आती है, और जो एससीओ की मीटिंग भारत अभी हेल्ड करेगा उसमें क्या हम चीज़ें लेके आ सकते हैं। यहाँ पे बात बोली जा रही है मोदी विल पिवोट बैक टू यूरोपियन यूनियन, और चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन फ्रांस में भी जाने वाले हैं, उनके कौन से डे पे, परेड डे पे, जो कि बस्टाइल डे यहाँ पे माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने वाली बात है, बस्टाइल डे परेड यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो कहाँ पे, फ्रांस में यहाँ पे मनाया जाएगा, और जो कि ये एक कहीं ना कहीं देश को एक स्टेप आगे लेके जाने की भी बातें हैं, एक ग्लोबल
लेवल पे भारत की अलग छवि भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो हम अगर ग्लोबल लीडर उभरना चाहते हैं, बनना चाहते हैं विश्व गुरु, तो हमें क्या करना होगा, कैसे प्रॉब्लम को डील करना होगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे समझ के टैकल करके अपने आप को रखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि हमें बैलेंस कैसे बनाना है। ये सारे लोगों के, कोई एनिमी कंट्री है, कोई फ्रेंडली कंट्री है, कोई बिजनेस कंट्री है, तो इन सब चीज़ों को देख के हम कैसे बैलेंस बनाएंगे, वही चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। आगे बात आती है कि ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका यहाँ पे जो होस्ट करने वाला है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके मोदी साहब जाने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इसमें रसिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्री हैं एक पेमेंट सिस्टम के ऊपर, इस मैकेनिज़्म के ऊपर बात कर रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाइयाँ चली, उससे कहीं ना कहीं रसिया के ऑयल यहाँ पे इंडिया और चाइना में आना शुरू कर गए, और इंडिया और चाइना से जो ऑयल थी वो आपकी कहाँ पे जाना शुरू हो गई, वो यूरोपियन कंट्री में जाना शुरू हो गई, वेस्ट कंट्री में जाना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से सैंक्शंस अगर वेस्ट कंट्री लगाती है रसिया पे, तो इंडिया भी इसका इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया इस कंट्री में डायरेक्टली रसिया से नहीं खरीद के वेस्ट वाले इंडिया और चाइना से ऑयल ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऑयल की सप्लाई रुक तो नहीं रही है। आपका सैंक्शंस का मतलब क्या रहा, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चंस है। और ब्रिक्स का जो पेमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया जा रहा है कि इंडिया जो है रुपी में डील करेगा, और बहुत सारी कंट्री यहाँ पे हामी भी भरी हैं, यस भरी हैं कि हाँ हम उसमें ट्रेड करेंगे। वो भी पेमेंट मैकेनिज्म कैसे होगा, जो पहले डॉलर डोमिनेटेड थी इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज होने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अगर ऐसा चीज़ें होती हैं तो अपनी रुपी और स्ट्रांग होगी और अच्छा होगा। तो डॉलर के बाद अगर रुपी आती है यहाँ पे ट्रेड के लिए तो अच्छी बातें हैं। G20 समिट दिल्ली में हुई है, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है, और G20 की समिट में कैसे हम इसको डील करेंगे, अपने स्किल को कैसे लेके चलेंगे, ये भी टेस्ट हो जाएगा आपके सितंबर में। तो मोदी कैसे इसको लेके चलते हैं, एक विजन कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये भी लेके चलना होगा, इसको देखना होगा, और सितंबर में ये चीज़ें होंगी। तो मोदी जो है, अगर बात करें नाम की, नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो इसको यहाँ पे रिफ्यूज करते हुए हमेशा नज़र आए हैं, और अपनी अलग प्रकार से एक छवि बनाते हुए नज़र आए हैं, और मल्टी डायरेक्शनल जो इंगेजमेंट करते हैं, अलग तरीके से अपना इनका अलग स्टाइल है, उस प्रकार से नज़र आए हैं। 2017 की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वाड जो है एक प्रकार से बीजिंग को टैकल करता हुआ नज़र आता है, और SCO की फुल मेंबरशिप भी यहाँ पे भारत को दी जाती है। तो हम कैसे इसको डील करेंगे, जो कि चैलेंजिंग टास्क है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे उसी चीज़ की बताया जा रहा है जो यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स की भी बातें निकल रही हैं। तो हम कैसे ये मेन जो कंट्री हैं, पावरफुल कंट्री हैं, इकोनॉमिकल पावरफुल कंट्री हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे, उनके बीच में कैसे एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं ना कहीं हम अपने एक ग्लोबल छवि को यहाँ पे रिजम्बल कर पाएंगे और एक विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज भारत के सामने भी कोई छोटी चैलेंजेस नहीं होंगी, बहुत बड़ी चैलेंजेस होंगी। साउथ ईस्ट एशिया और ग्लोबल साउथ में कैसे यहाँ पे पीसफुल तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, सारे कंट्री को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे यूक्रेन और ये जो रसिया की लड़ाई है, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत को दबाने की बातें बोली जाती हैं, भारत को हमेशा चुप कराने की बातें बोली जाती हैं। रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, तो वेस्ट कंट्री हैं जो US और यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं, वो डायरेक्टली भारत पे दबाव दे रहे हैं। तो डायरेक्टली इंडिया पे दबाव दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं रसिया का साथ छोड़िए, और इस तरीके से ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो इंडिया पे लगातार कंटिन्यूसली दबाव वेस्ट कंट्री देती चली आ रही हैं, लेकिन इंडिया जो है रसिया का साथ छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पुराना यहाँ पे रिश्ता है कहीं ना कहीं रसिया के साथ, और हर एक कंडीशंस में रसिया इंडिया का साथ देते हुए नज़र आया है। बात करी जाए 1971
1971 की अगर, तो 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने एक नया देश बनवाने में मदद की जिसको बांग्लादेश बोला जाता है अपने पड़ोसी को, तो वहाँ पे यूएस जो है अपनी वारशिप लेके चला आया था कहाँ पे, इंडियन ओशियंस में। तो यहाँ पे रसिया भी हमको बैकिंग दिया था और इस बैकिंग में हम देखे हैं तो ये बैकिंग जो है कहीं ना कहीं हमको बहुत मदद करी है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमें कितना यहाँ पे लाभ हुआ। तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को नहीं डील कर सकते। डिफेंस की बात करी जाए, कोऑपरेशंस की बात करी जाए, बिजनेस की बात करी जाए और ट्रेड की हर फील्ड में, कल्चरल एस्पेक्ट की बात करी जाए तो हम जुड़े हुए हैं किससे, रसिया से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। वहीं वेस्ट कंट्री यूएस की हम बात करते हैं केवल, तो वेस्ट हमें अपने लाभ को लेके ज़्यादा चीज़ें दिखाता है और जहां उसका लाभ होता है वहाँ वो रहता है, अदरवाइज वहाँ से क्विट करता हुआ नज़र आता है। तो हमको इसको डील करने की ज़रूरत है। लेकिन आज का सिचुएशंस में एडिटर ये बात बोल रहे हैं कि हमको रीथिंक करना चाहिए। अगर रसिया इस सब चीज़ से मुड़ जाता है और चाइना के प्रेशर्स में आ जाता है तो हमें सोचने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी सिचुएशंस बन रही है। तो यहाँ पे यही एंगल बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक काटसा भी है, जो यूएस का सैंक्शंस है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो जो भी हम लोग S-400 रसिया से अपने यहाँ मिसाइल्स मंगाए हैं, ये डिटेक्ट कर लेगा। इस मिसाइल की खूबी है कि हवा में कौन सी मिसाइल्स आ रही है उसको हवा में मारने का क्षमता रखता है। तो S-400 किलोमीटर के आसपास तक इसकी रेंज है और इसको डिटेक्ट करके हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स डिटेक्शन सिस्टम है और ये मंगाने की वजह से हमेशा ये बताता रहता है कहीं ना कहीं आप पे काटसा लगा दिया जाएगा। अब 100 दिन ये निर्णय करेगा आने वाले कि कैसे भारत ये सब चीज़ को डील किया है, अपने रेपुटेशंस को कैसे आगे लेके चला है, क्या फेयर बैलेंस बना पाया है कि नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस प्रकार से चला है, ग्लोबल डिवाइड को कैसे डील कर रहा है, ये सारी चीज़ों का कैसे सक्सेसफुली ये सारे मीटिंग को भी होस्ट कर रहा है और जो वर्ल्ड लेवल पे भारत की छवि है वो कैसे है, G20 की मीटिंग भी होस्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगला 100 दिन यही तय करेगा कि भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है किस तरफ मुड़ने वाली है, कौन सा जियो पॉलिटिक्स किस साइड जाने वाली है। तो यहीं पे इंडिया, रसिया, चाइना, यूएस, ये जो है पावर कंट्री, ये कैसे किस हिसाब से डील करेंगी अपने आप को, यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है G20 कंट्री को और G7 कंट्री को भी यहाँ पे देख लेंगे। तो ये इसी में से G7 कंट्री निकलती है और G20 नेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत दैट इज इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यूएसए एंड लास्ट वन यूरोपियन यूनियन। तो G20 नाम है, यहाँ पे 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो यूरोपियन यूनियन में अभी कितने कंट्री हैं, तो याद रहे 27 कंट्री हैं। तो अगर कहा जाए कि इसमें बस 20 कंट्री हैं, जो कि गलत होगा, तो याद रहिए अपना स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, इसकी डिटेलिंग दे दी गई हैं। आशा करते हैं ये एडिटोरियल क्लियर होगा आपको और इसकी सारी डिटेलिंग अच्छे से मैं यहाँ पे देता हूँ। जो भी चीज़ें हैं, जो सारी डिटेलिंग है आपको अच्छे से दी जाती है। यहाँ पे लोकेशंस भी बताया, SCO की जो मेंबर हैं नए जुड़ने वाले वो भी आपको इन्फॉर्म कर दी गई है। ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दी गई है। तो आशा करते हैं ये जो आज का एडिटोरियल हो ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अब नए चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो अनसर्टेनिटी थी कांग्रेस में कि किसको CM बनाया जाए, कर्नाटका का जो रिसेंटली इलेक्शंस हुआ है उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आई है और बीजेपी को कुछ ही सीटें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे 75 वर्ष पुराने और 8 बार के MLA रहे हमारे सिद्धारमैया जी को चीफ मिनिस्टर के लिए नियुक्त करने की घोषणा करी गई है। तो ये अलाउ कर दिया गया है, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ग्रीट कर रहे हैं किसको, सिद्धारमैया को, और ये आपके D शिव कुमार। तो इनमें थोड़ा मतभेद था और बाद में जाकर के सहमति बन गई है, सिद्धारमैया को CM बनाने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेघवाल जो हैं वो रिप्लेस करेंगे किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर के रूप में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे
ऑल 23 पुलिस स्टेशंस विशाखापट्टनम में जो है उसको ई मलखाना फैसिलिटी दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में ई मलखाना फैसिलिटी ये है क्या। अगर क्वेश्चंस यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये चीज़ें आती हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए। ई मलखाना फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें साइंटिफिक तरीके से आपके डाटा को, आपके प्रॉपर्टी को, एविडेंस को रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो भी क्राइम सीन है उसकी साइंटिफिकली रिकॉर्ड को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना ही ई मलखाना फैसिलिटी जानी जाती है, जो कि विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में फर्स्ट टाइम ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई की रेगुलेशंस में आई है कि ग्रीन डिपॉजिट क्या है। तो भी हम देखेंगे ग्रीन डिपॉजिट क्या है। तो नाम से ही ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रीन तरीके से इसकी डिपॉजिट होगी, ग्रीन इन्वायरमेंट यूज करने के लिए इसकी डिपॉजिट होगी। तो नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्या फ्रेमवर्क होगी वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आरबीआई इसको कस्टमर के लिए डिपॉजिट के रूप में रखेगा। जो भी कस्टमर होंगे सिंपल तरीके से जो भी डिपॉजिट रखेंगे वो इसमें रखेंगे और इसको किस प्रकार से यूज किया जाएगा उसकी ट्रैकिंग करेगा। तो ग्रीन डिपॉजिट क्या है? जो ग्रीन डिपॉजिट होता है, जो भी बैंक होता है, बैंक में जो भी कस्टमर जाता है डिपॉजिट करता है पैसा, वो सारे डिपॉजिट ग्रीन डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो जो ग्रीन डिपॉजिट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको भी इसी प्रकार से डिपॉजिट किया जाता है सेम प्रोसेस से, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा? उसके यूजेज का अंतर हो जाएगा। तो यूजेज के अंतर क्या हो जाता है? ऐसे डिपॉजिट जो केवल इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे वो ग्रीन डिपॉजिट कहलाएंगे। यानी सपोज दैट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही हमें खर्च करने होंगे, इसको हम करेंगे ग्रीन डिपॉजिट। तो अगर इन्वायरमेंटल कोई भी प्रोजेक्ट आता है और उसके लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो ग्रीन डिपॉजिट यहाँ पे माना गया है। दूसरी बात है क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रहा है? तो यहाँ पे बैंक विल हैव टू कम अप विद द सेट ऑफ रूल्स, कोई बनाएगा, यहाँ पे बोर्ड बनाएगी और उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है, तब जाके कहीं ना कहीं ये ग्रीन डिपॉजिट सक्सेसफुल हो पाएगा। और थर्ड पार्टी जहाँ पे क्लेम करेगा, प्रोजेक्ट को देखेगा और ग्रीन डिपॉजिट किस प्रकार से चल रही है और ये सस्टेनेबिलिटी तरीके से चल रही है कि नहीं, ये चीज़ें देखी जाएंगी आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रही है? आपका रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट को, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को, एनर्जी एफिशिएंसी को, एफॉरेस्टेशंस को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चंस बना देता है। ध्यान रहे यूपीएससी जब भी क्वेश्चंस बनाता है कुछ टर्मिनोलॉजी से ये क्वेश्चंस बनाने लगा है, जैसे कि ग्रीन वॉशिंग से क्वेश्चंस बनाया है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर कुछ ऐसे टर्म लेके आया उससे क्वेश्चंस बनाया है। तो ये भी एक ग्रीन डिपॉजिट से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। और ये बैंक क्या रोकेगा? तो ये इन्वेस्टमेंट को, जो डिपॉजिट होगा ग्रीन डिपॉजिट, उसको रोकने में मदद होगी। अगर आप फॉसिल फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल करते हैं, टुबाको में, गैम्बलिंग में, पाम ऑयल में, हाइड्रो पावर जनरेशंस में, ये सारी चीज़ों में ये रोकने की बातें बोली जा रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी को आगे ले जाने की बातें बोली जा रही हैं। ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं आपको ध्यान होगा। भारत 2070 तक कार्बन इमिशंस को जीरो करने की टारगेट को लेके चला है। तो ये चीज़ें अगर हमें अचीव करनी है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को आगे ले जाके रखना पड़ेगा, तभी भारत ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं अचीव करता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द वीक मानी गई है इसको। और ये जो संत हैं शेख अहमद करीम की, उनकी यहाँ पे श्राइन है, उनकी यहाँ पे अस्थि है यहाँ पे। और उसकी साउथ श्रीनगर जो है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर भी अभी तक 1950 से सबसे कम आंक दी गई है। तो ये 1950 से सबसे कम आंकी गई है और यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या अपना जजमेंट दिया है कि बिहार का जो कास्ट सर्वे है उसको जो हाई कोर्ट बैन किया है उस पर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो चीज़ें चल रही हैं हाई कोर्ट वो चीज़ें देखेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो बैन कर दी गई है पिक्चर द केरला स्टोरी, ध्यान रहे मुस्लिम की पॉपुलेशंस जो केरला में है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और यहाँ पे द केरला स्टोरी है उसको, जो कि केरला स्टोरी में कर्नाटका का जो इलेक्शंस हुआ था उसमें भी इस पिक्चर का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था। तो ये पिक्चर बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है और इसको आप लोग एक बार अवश्य जाकर देखें और समझें कि इसमें क्या है। और इसको बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल को कहीं ना कहीं रोक रही है और इसके
इसको चलाने की पूरी परमिशंस देती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे बैन करने के लिए क्वेश्चंस रख रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और वो है कि कोहिनूर के बारे में यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो जो पार्लियामेंट का पैनल है अपना रिपोर्ट पेश कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कोहिनूर है ये भारत की, इंडिया की एसेट है, और इस एसेट को अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस चीज़ों को लेके देखता है, जो कि पुनः ये इंडिया में आना चाहिए, ये डिमांड करी जा रही है। तो जो यहाँ पे तेलंगाना जो रेड्डी साहब हैं, MP विजय साई रेड्डी, ये यहाँ पे बात बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें डिमांड करी जा रही हैं, और इस कोहिनूर को हम देखेंगे कैसे ये चीज़ें आती हैं। तो बात करी जा रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है अपना पूरा यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, लेकिन अभी कोई स्कोप निकल के बाहर बात नहीं आ रही है। ये दूसरी एंगल जो निकल के आ रही है कि इसको महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे इसको दिया था, और 1849 का जो संधि हुआ था उसको गिफ्ट के रूप में दे दिया था। तो अगर किसी को गिफ्ट के रूप में हम दे देते हैं तो गिफ्ट के रूप में देने के बाद हम उससे अधिकृत नहीं रहते कि वो हमें वापस मिल जाए। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग एंगल भी हैं कि ये चीज़ें हमें कॉलोनी बनाने के बाद ली गई है, इसलिए हम इसे ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसकी डिटेलिंग हम थोड़ा देखेंगे कि कोहिनूर जो है 1530-1520 के बीच में ये बाबर और मुग़ल के हाथ में लगी थी। उसके बाद जो बात आई इसकी क्लेमिंग की, तो क्लेम इंडिया और पाकिस्तान भी यहाँ पे दोनों करता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी एसेट है, हमें कर दिया जाए। 1739 की बात करी जाए तो नादिर शाह भी यहाँ पे इसको पर्शियन रूलर जो यहाँ पे कोहिनूर था उसको लेके चला गया था। उसके बाद जो बात आती है कि राजा रणजीत सिंह को 1800 के आसपास में ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, और ये सूजा को हेल्प करने के साथ ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। दूसरी उसके बाद जो बात आती है 1849 में कि एंग्लो सिख वार होता है, और डायमंड जो है फाइनली ब्रिटिश मोनार्क कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे फाइनली ब्रिटिश मोनार्क कैप्चर कर लेता है, और लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे ब्रिटिश मोनार्क इसको कन्फिस्केट कर लेते हैं। तो कौन थे लास्ट में? तो लॉर्ड डलहौजी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करी जाए अगर, तो यहाँ पे करंट लोकेशंस की बात करी जाए इसको, तो ये डायमंड जो है क्राउन क्वीन का पार्ट है। तो ये जो क्राउन क्वीन है यही इसका पार्ट है। इसका जो साइज़ है 105 कैरेट के आसपास, और बिफोर कटिंग इसकी साइज़ थी 739 कैरेट, ये इसकी साइज़ थी। तो कोहिनूर का साइज़ 105.6 कैरेट के रूप में हो गई है। गोल्ड डायमंड को कैरेट में मापा जाता है। तो ये दुख की बात है, एलिजाबेथ सेकंड का जो निधन हो गया है, और इसी क्राउन में यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये क्राउन की पूरी हिस्ट्री आपको बता दी गई है, डायमंड का रफ राइट भी बता दिया गया है, और ये गोलकोंडा इंडिया से इसकी उत्पत्ति हुई है जो अभी लंदन तक पहुँच गई है। तो गोलकोंडा कहाँ है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, ताकि आपको कम से कम इसका आइडिया हो, लोकेशंस का आइडिया हो। नेक्स्ट जो है अभी एक लंपी स्किन डिजीज़ है जो कि जानवरों को इम्पैक्ट कर रही है। उसकी वैक्सीनेशंस के लिए आप देख सकते हैं मुहिम चलाई गई है। 128 कैटल के आसपास उत्तराखंड में डेथ हो गई है। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका और सिक्किम तक को भी प्रभावित करती हुई नज़र आ रही है। तो यूनियन मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे अपना रिपोर्ट तैयार करी गई है। कम से कम 10,000 केसेस के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट करी गई है। तो इसको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। आप लोग ये ज़रूर बताएं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है कि ये वायरल डिजीज़ है, ताकि कंफर्म हो जाए चीज़ें, कम से कम आपको और लंबे समय तक याद हो। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आपका गलत नहीं हो ये चीज़ें। दूसरी जो चीज़ें हैं, सीरिया के असाद मिनिस्टर यहाँ पे अरब लीग की तरफ जा रहे हैं। अरब लीग की मीटिंग होने वाली है कहाँ पे? सऊदी अरब में। इस मीटिंग में तो जो दो जानी दुश्मन हुआ करते थे वो अभी एक हो गए हैं, और चाइना इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है। कीव में बहुत सारे मिसाइल्स का यहाँ पे अटैक भी हुआ है एक नाइट में। तो कीव का जो क्लाइमेट है बहुत हद तक अनप्रेसिडेंटेड चेंज हो गया है। अभी तक हिस्ट्री की बात करी जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। इजराइल जो है डिप्लॉय किया अपनी पुलिस आर्मी को। तो यहाँ पे पुलिस फोर्स आर्मी को इजराइल ने डिप्लॉय किया है, और जो कि जेरूसलम के आसपास है। तो यहाँ पे आर्मी को देख सकते हैं आप, डिप्लॉयमेंट हुई है
कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे, इसको कैसे डील करेगा। तो इजराइल और यहाँ पे फ़लस्तीन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकलती हुई आ रही हैं। और इजराइल जो है पहले फ़लस्तीन के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इजराइल उभरा तो यहाँ पे फ़लस्तीनियन को मार मार के खदेड़ खदेड़ के भगा के पूरी की पूरी इजराइल चीज़ें बदल गई हैं। तो इसकी लोकेशंस जाके देखिए, तब जाके आपको आइडिया होगा। यहाँ पे फॉर्मर यूके पीएम जो थे यहाँ पे जॉनसन साहब कहीं ना कहीं एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किए हैं आपके फ्रांस के यहाँ पे मैक्रोन को यहाँ पे एब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो न्यूज़ में दोनों लोग बने हुए हैं, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया का जो साइन पैक्ट हुआ है, सिक्योरिटी पैक्ट, किसके साथ, यूएस के साथ हुआ है। देखिए बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशंस है, इस लोकेशंस को हम मैप पे देखेंगे तभी जाके ये चीज़ें सही होगी। तो पपुआ न्यू गिनिया का जो लोकेशंस है वो ये है, और इसकी डिटेलिंग को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम अपने आप को पाते हैं। तो पपुआ न्यू गिनिया ये रहा, और यहाँ अगल बगल की लोकेशंस को भी हम देखेंगे तो ये बिस्मार्क सी है, सोलोमन आइलैंड कुछ इधर, और न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे, कोरल सी इंपॉर्टेंट सी है, क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। तिमोर सी को आप देख सकते हैं, आराफूरा सी को देख सकते हैं, बांडा सी इंडोनेशिया के आसपास, और सेलेब सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। साउथ चाइना सी की बात करें तो वियतनाम, मनीला, फिलीपींस, यहाँ पे साउथ चाइना सी पड़ता है। फिलीपींस सी इसके थोड़े से ऊपर पड़ता है। तो ये लोकेशंस है, इस लोकेशंस को याद रखिएगा, जिसके कारण आपके क्वेश्चंस सही होते नजर आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ये है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ये कुछ पार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकेशंस में यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी की डील होगी वो क्या होगी कि पैसिफिक नेशंस में पोर्ट और एयरपोर्ट को किस तरीके से यहाँ पे एक्सेस दी जाएगी, उसी की बातें बोली जा रही हैं। ये जो एग्रीमेंट होगा ये 15 साल के अंदर इसको रिन्यू करने की बातें बोली जा रही हैं। 15 साल पे रिन्यू होगा, और ये एग्रीमेंट हर बार चेक करी जाएगी 15 साल में कि इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं। तो यहाँ पपुआ न्यू गिनिया के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जेम्स मार्पे हैं, ये भी याद रखिएगा, इसकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डिफेंस में कोऑपरेशंस, मैरीटाइम सर्विलेंस की बातें बोली जा रही हैं। वाशिंगटन भी इसमें साइन करने के लिए आगे आया हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। जो चाइनीज़ वेजल थी उसकी, फिशरमैन की जो शिप है वो डूबने से, ध्यान रहे ये इंडियन ओशंस में चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे इंडियन नेवी डिप्लॉय किया है P8I को, और सर्च करने के लिए भी हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम भी यहाँ पे अपना 5000 किलोमीटर जो कि दूरी है यहाँ से, आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्च करने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओशियंस की शिप भी यहाँ पे आई है। तो ये चीज़ें, श्रीलंका भी अपना 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे करवा के श्रीलंका यहाँ पे आया हुआ है और खोज रहा है वहाँ पे बॉडी जो कि डेथ हो गई है 2 लोगों की। लू फेंग वुहांग फू 028 यहाँ पे फिशिंग वेजल थी, उसके कैप्साइज होने से, उसके पलट जाने वजह से यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। दूसरी जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि नडाल जो है इस बार रोलैंड गैरोज मिस करेंगे, और फर्स्ट टाइम इनके डेब्यू से 2005 से चीज़ें हो रही हैं। तो ये 22 बार ग्रैंड स्लैम विनर हैं, जो कि एक ऐतिहासिक बात है। और राफेल नडाल किस कंट्री के हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शंस में आप बताएं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। तो 37 साल की उम्र हो चुकी है इनकी लगभग, और इसमें ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये एक हिस्टोरिक, एपिक और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इनके लाइफ की। आगे बढ़ते हैं। टीबी को रोकने की बातें बोली गई हैं, उसकी पॉलिसी को बताया गया है। गवर्नमेंट यहाँ पे चीज़ों को अगर फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं जाके हम इन सब चीज़ को डील करेंगे, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो क्या 7 स्टेप्स बोली गई हैं टीबी को डायग्नोसिस के लिए, यहाँ पे हम उसी को देखेंगे। तो पहला बोला जा रहा है माइक्रोस्कोपिक से मॉलिकुलर की तरफ बढ़िए, सेंट्रलाइज्ड लैब बेस से डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ बढ़िए, सिंगल डिजीज टेस्टिंग से मल्टी डिजीज टेस्टिंग की तरफ बढ़िए, और सेपुटम टेस्ट से नॉन सेपुटम टेस्ट जैसे कि ओरल स्वैब निकालना और यूरिन का टेस्ट करना। हेल्थ केयर फैसिलिटी पैसिव केयर सीकिंग से क्लोजर हम होम टू होम सर्विस भी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। फोकस ऑन टेस्ट एक्यूरेसी से फोकस ऑन इल्ड एंड पॉपुलेशंस कवरेज, तो हम कितने पॉपुलेशंस को कवरेज कर सकते हैं वो भी देखने की ज़रूरत है। हाई कॉस्ट जो है टेस्टिंग की, और HIC मैन्युफैक्चर से लेके लो कॉस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और हाई वॉल्यूम LMC मैन्युफैक्चर करने की बात बोली जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, इसका उपयोग कर सकते हैं अगर टीबी टैकलिंग से क्वेश्चंस UPSC मेंस में
आता है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये सारी डिटेलिंग आपको इस जो दी गई है वो कंसाइज प्रिसाइज दी गई है और सारी की सारी डिटेलिंग आपको द हिंदू एडिटोरियल से उठाकर दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ सारी डिटेलिंग दी जाती है और नेशनल पार्क से साथ यहाँ पे पर डे में एक नेशनल पार्क की स्टेट की सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन आपको कल प्राप्त होंगे PIB की न्यूज़ के साथ और एडिटोरियल न्यूज़ के साथ आपको कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।